अब हम बात करेंगे कि सामाजिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत, इसकी मुख्य तत्व क्या है। तो हमने आज तक देखा, जितना भी हमने अध्ययन किया इसमें देखा कि किस तरह है समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय सिद्धांत या समाजशास्त्रीय विश्लेषण एक नई दृष्टि के रूप में, एक नए विचार के रूप में इतिहास के एक निश्चित समय बिंदु पर उपस्थित हुआ और इसने समस्त ज्ञान को प्रभावित किया। समाज विज्ञान, सोशल साइंसेज जितने भी थे उनको प्रभावित किया। पहले जितने भी विज्ञान थे, इतिहास था, राजनीति शास्त्र था, दर्शन शास्त्र था, इन सब को एक जगह लाकर एक समग्र चिंतन के रूप में, समाज का समग्र विश्लेषण के रूप में एक नई दृष्टि दी। यानी कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र अपने आप में एक विषय तो था ही, विचार तो था ही, एक सिद्धांत भी बन गया। ये वो सिद्धांत जिसके आधार पर हम समाज की व्याख्या कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति और उद्विकास, इन सामाजिक प्रघटनाओं की एक संतान के रूप में पैदा हुआ। और अब चूंकि एक नई दृष्टि आ गई थी, इसलिए जरूरी था कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का एक बार पुनः प्रयोग करके सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध और सामाजिक क्रिया, तीन चीजें, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध, और सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, इन तीनों का एक नया सिद्धांत दिया जाए और जो प्रत्यक्षवाद पर आधारित हो। ये उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या थी जब समाजशास्त्र के प्रारंभिक वर्ष थे। अब यही वो परिस्थितियां थी जब समाजशास्त्र के चिंतन और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास ने रफ्तार पकड़ी। और कोल्हन के अनुसार, कोल्हन एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक बनाए हैं उनकी उत्पत्ति के, कि ये 4 तत्व थे जिनके कारण एक नए विज्ञान के रूप में समाजशास्त्रीय विश्लेषण आया और समाजशास्त्रीय सिद्धांत आए। 4 उसने बेसिक आइडियाज बताए हैं, मुख्य तत्व बताए हैं। उनमें सबसे पहला व्यक्तिवाद, दूसरा आधुनिक राज्य की अवधारणा, तीसरा आधुनिक उद्योग एवं बाजार व्यवस्था, और चौथा यूरोपीय साम्राज्यवाद। ये इसलिए हुआ कि जब व्यक्तिवाद की हम जब बात करते हैं तो व्यक्तिवाद ने व्यक्तियों के सामने अपनी इच्छा की स्वतंत्रता रखी और सामाजिक जीवन में चॉइस एंड फ्रीडम, इच्छा और स्वतंत्रता, ये प्रदान की। इसके प्रदान करने से पूरा सामाजिक संबंधों का ढांचा परिवर्तित हुआ। और हम जानते हैं, जब समाजशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषा हमने देखी, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा, तो हमने देखा था कि समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समाज संबंधों का जाल है। तो व्यक्तिवाद ने सारे समस्त सामाजिक संबंधों के जाल को प्रभावित किया। दूसरा तत्व आधुनिक राज्य की अवधारणा थी। आधुनिक राज्य ने, लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना हुई और उस आधुनिक राज्य के तत्व ने
उस अवधारणा को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि राजा तो पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि है, जिसको डिवाइन प्रिंसिपल बोलते हैं, कि देवता का प्रतिनिधि होने के कारण राजा शासन करता है। लेकिन अब लोकतंत्र की बात आई। लोकतंत्र की बात आई तो किस तरह नई नई राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ और उन राजनीतिक संस्थाओं ने समाज के विभिन्न क्षेत्र में कैसे प्रभावित किया, और ये सब सामाजिक या समाजशास्त्रीय विश्लेषण का मुख्य बिंदु बना, सब्जेक्ट मैटर बना। कि वही अवस्था थी जहां पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। ये वही स्थिति थी जहां पर पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। सब लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और देवीय सिद्धांत था, जो राजा का देवीय सिद्धांत था कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, उसको खारिज किया। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि सामंतवाद से जो जमीन कृषक हस्तशिल्प पर आधारित था, अब हम उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था और बाजार व्यवस्था पर आ गए थे। इसलिए जो परिवर्तन हो रहे थे, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को और समाजशास्त्र को आवश्यकता हुई कि उन परिवर्तनों के लिए हम अमूर्त नियमों का विकास करें, जो कि मूलतः है अगस्त कॉम्ट का विचार था कि हम सोशल फिजिक्स की तरह है, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह है, समाज के भी नियमों को और सिद्धांतों को ढूंढ के निकालें। और चौथा जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति और विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक था, वो ये था यूरोपीय साम्राज्यवाद। हम जानते हैं कि यूरोप के बहुत से देश ऐसे थे जिन देशों ने पूरी दुनिया में उपनिवेश बनाए। पुर्तगाल था, फ्रांस था, स्पेन था, हॉलैंड था, इंग्लैंड था, जर्मनी था। ये यूरोपीय देश थे, इनकी पूरी दुनिया में उपनिवेश थे। उदाहरण के लिए भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो नतीजा ये हुआ, इससे फर्क कैसे पड़ा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर? इससे फर्क इसलिए पड़ा कि पहले जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत थे वो यूरोप केंद्रित थे। अब यूरोप की इन ताकतों को, जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उन्होंने नए नए समाज, नई नई संस्कृतियों की खोज की और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो उनको प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से जरूरी था कि वो उन देशों की संस्कृतियों को समझे। तो इनको अननोन पीपल कहते हैं। एक तरह से अज्ञात लोगों की खोज हुई। यूरोप के लोगों को अज्ञात लोगों की संस्कृतियों का पता चला। जैसे उदाहरण के लिए भारत की संस्कृति का पता चला, भारत में पाए जाने वाले जनजातियों का पता चला, भारत में कितने सारे रीति रिवाज हैं, कितने सारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, भारत की व्यवस्था का, भारतीय समाज का ढांचा क्या है और यहाँ के रीति रिवाज क्या है, वो बिल्कुल यूरोप के देशों से अलग थे। इसलिए जरूरी था कि ये जो अज्ञात लोग हैं, जो नए लोग हैं, जिनके बारे में समाजशास्त्र में कोई ज्यादा ध्यान नहीं था, अब जरूरी हुआ कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों के विकास के लिए उन अज्ञात और नए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नए लोगों की, नई संस्कृतियों के बारे में समझा जाए। और ऐसी कोशिश उन्होंने की। उदाहरण के लिए 1784 में भारत में विलियम जोन्स नाम के एक सरकारी अधिकारी ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि एशियाई समाजों का, परंपराओं का, संस्कृतियों का अध्ययन किया जाए। तो ये 4
समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक रहे। व्यक्तिवाद, आधुनिक राज्य, आधुनिक अर्थव्यवस्था जिसको औद्योगिक पूंजीवाद पर आधारित कह सकते हैं, और चौथा यूरोपीय साम्राज्यवाद।